Hello friends, again welcome back to Chanakya Group of Economics. So last 25 days preparation through MCQ सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 6 और इसमें भी हर बार की तरह हम लोग डिस्कस करेंगे 25 MCQs। ठीक है, सो नेक्स्ट आधे घंटे के लिए अब अपने पास पेन और पेपर जरूर रखिएगा क्योंकि इसमें हम लोग कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन यूज करेंगे और कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल करेंगे। ठीक, तो देखना कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे हर रोज हर बार की तरह। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो अपने लेवल ऑफ प्रिपरेशन चेक कर लेना। और हालांकि अभी अब जो एडमिट कार्ड है पब्लिश हो जाएंगे बहुत जल्द। ठीक, तो अपनी लेवल ऑफ प्रिपरेशन उस लेवल की जारी रखिए। कोशिश करेंगे हम जितनी जल्दी ये सेशन खत्म हो सके। हम लोग को टारगेट यही होता है कि 30 मिनट में सेशन खत्म करें। ठीक है, सो क्वेश्चन कुछ हार्ड है और कुछ क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा लेवल लो है। ठीक है, तो अपने लेवल ऑफ प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग चेक कर लेना। सो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं आज का सेशन का हार्ड करेंसी से। ठीक है, सो हार्ड करेंसी इज, सो हर बार की तरफ जो चैट बॉक्स होगा वो ओपन होगा, वहाँ पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फ्रिक्वेंटली कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट होता है तो भी वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। चलिए, हार्ड करेंसी इज वन। ठीक है, तो दो करेंसीज होती है, एक सॉफ्ट करेंसी एक हार्ड करेंसी। सो हार्ड करेंसी लिटरली हम लोग क्या होता है कि ऑप्शन सभी पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा, इससे आपको क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा टाइम मिल जाए। ठीक, तो हम लोग राइट आंसर की तरफ चलते हैं, जो डी जिसका भी आंसर करेक्ट है, दैट मीन्स विच इज रियली एक्सेप्टेड इन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। ठीक है, जैसे आपका यूएस डॉलर है। ठीक है, यूएस डॉलर है वो हार्ड करेंसी है, इजिली एक्सेप्टेबल है। ठीक है, इजिली एक्सेप्टेड हो जाता है। और सॉफ्ट करेंसी वो होती है जिसको अपनी वैल्यू को, ठीक है, मेंटेन रखने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उसको बोलते हैं हम सॉफ्ट करेंसी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, इंक्रीज इन इंडिया ट्रेड डेफिसिट में लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, सबसे पहले समझिएगा कि ट्रेड डेफिसिट, ठीक है, जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है। ठीक है, ट्रेड डेफिसिट मतलब ट्रेड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो इस भी सेंस में डेफिसिट तब होगा जब हमारा एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, कुछ हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं, लेकिन हिंदी में भी आप लोग टर्मिनोलॉजी सेम यूज़ करते ही हैं। ठीक है, शायद एमसीक्यूज आपके लिए ज़्यादा टिपिकल ना हो। ठीक, तो इसमें ट्रेड डेफिसिट जो व्यापार घाटा है, ठीक है, उस सिचुएशन में क्या हो सकता है। सो इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, या डेप्रिशिएट होगी रुपी, या अप्रिशिएट होगी, या फिर जीडीपी का इंक्रीज होगा जीडीपी में। ठीक है, सो माइंड में जो आंसर है आपके इंडिकेट कर गया होगा। ठीक है, मनी सप्लाई तो यहाँ इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि आउटफ्लो हो रहा है मनी का। जैसे ही हम लोग इंपोर्ट करेंगे ज़्यादा तो पेमेंट करना पड़ेगा, तो आउटफ्लो होगा मनी का, तो मनी सप्लाई तो यहाँ बढ़ने वाला नहीं है। ठीक है, और एप्रिसिएशन करेंसी होगी नहीं क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है, हमारी पेमेंट बाहर जा रही है, तो करेंसी एप्रिसिएशन नहीं होगा, करेंसी डेप्रिशिएट होगा। ठीक है, और जीडीपी भी नहीं बढ़ेगा क्योंकि हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट तो कम कर रहे हैं। तो बी जिसका भी आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच्ड फॉर द यूनियन बजट 2021-22। ठीक है, सो कौन सा मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि यहाँ से मान के चलिए 100% श्योर है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि हर बार आते हैं क्वेश्चन इस टाइप के। सो इसमें कौन सा मैच करेक्टली नहीं कर रहा। ठीक है, राइट आंसर की तरफ चलते हैं। जो प्राइमरी डेफिसिट है वो मैच नहीं कर रहा। ठीक है, कमेंट करेंगे कि प्राइमरी डेफिसिट कितना है एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, और ये रिवाइज डेटा है। ठीक है, जो ये वाला डेटा है वो रिवाइज्ड है 2021-22 बजट में जो अनाउंस हुआ था। ठीक है, मतलब 2020 का जो पूछ रहा है रिवाइज्ड, ठीक, उसके अकॉर्डिंग। सो प्राइमरी डेफिसिट है 5.9%, बाकी सब करेक्ट है, प्राइमरी डेफिसिट करेक्ट नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सो प्राइम मिनिस्टर ऑन 8 नवंबर 2016 डिक्लेयर दैट द एग्जिस्टिंग RS 500 and 1000 रुपीज नोट, ठीक है, डिनोमिनेशन दैट इज डिमोनेटाइजेशन। ठीक है, नॉट टू बी लीगल टेंडर एंड दिस वॉज डन अंडर विच एक्ट। ठीक है, कौन से एक्ट के तहत जो नोटबंदी हुई थी वो कौन से एक्ट के तहत हुई थी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें लॉजिक आपको यूज़ करने का जरूरत आई थिंक नहीं पड़ेगा। ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, उसके बाद पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट एंड डज नॉट रिक्वायर एनी स्टैचूटरी बैकिंग। ठीक है, क्या आंसर होना चाहिए फटाफट कमेंट करेंगे, फिर हम लोग मूव करेंगे आगे। ठीक, तो जो राइट आंसर है दैट इज आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, और एक बार थोड़ा कमेंट ये भी करेंगे कि जो आरबीआई एक्ट था वो किसकी रिकमेंडेशन थी। ठीक है, रिकमेंडेशन जो थी वो किसकी थी,
कि आरबीआई सेटअप होना चाहिए, दैट वाज रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, अगेन ये भी बैंक से जुड़ा हुआ है। तो ठीक है, जो कमिटी थी वो थी हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन। चलिए 5th क्वेश्चन, बैंक बोर्ड ब्यूरो दैट इज BBB हैज बीन एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी। जो कमिटीज है ना, रिकमेंडेशन है, उनको पढ़ लेना, बहुत बार आता है। ठीक है, यहाँ पे BBB पूछा हुआ है, RRBs पूछ लेगा कि किसके, रीजनल रूरल बैंक्स किसके रिकमेंडेशन है, बहुत बार ऑलरेडी पूछ चुका है, नाबार्ड किसकी रिकमेंडेशन है। ठीक है, नाबार्ड आपको पता है शिवरमन की कमेटी है, लेकिन RRBs किसकी कमेटी है, थोड़ा सा बता कमेंट करेंगे कि रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, किसकी रिकमेंडेशन से है। चलिए 2 चीज़ें कमेंट करनी है, वन इज बैंक, दैट इज बैंक्स बोर्ड ब्यूरो BBB। ठीक, सो राइट आंसर की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो 2016 में रिकमेंडेशन में 2016 में रिकमेंडेशन दी थी PJ नायक कमेटी ने। ठीक है, याद रखना इसको, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर भी शायद ही पूछ ले कई बार, हेडक्वार्टर दैट इज मुंबई। ठीक है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। चलिए RRBs नरसिम्हम कमेटी, एक बार चेक कर लीजिएगा फिर भी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मुद्रा बैंक। मुद्रा बैंक के रिलेटेड, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। चलिए नंबर 1, इट विल प्रोवाइड डायरेक्ट लैंडिंग टू स्मॉल एंटरप्राइजेस या एंटरप्रेन्योर्स। और दूसरा ऑप्शन है मुद्रा लोन्स विल बी अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज। अगर आपने मुद्रा बैंक पढ़ा हुआ है तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर बताएंगे कि इसका डेट क्या था, डेट ऑफ सेटअप। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने मुद्रा बैंक के बारे में पढ़ा था। ठीक, मुद्रा बैंक के बारे में पढ़ा था, इसको डिटेल में पढ़ लेना क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से भी कई बार पुट कर लेता है। ठीक, और जो कुछ एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की, उनके लिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक, हम लोग राइट आंसर की तरफ मूव करते हैं डायरेक्टली। सो मुद्रा बैंक, एक बार डेट पता करेंगे कि डेट कौन सी थी। सो दैट इज 2015, दैट इज 2015। ठीक, सो इट विल प्रोवाइड डायरेक्ट लैंडिंग। डायरेक्ट लैंडिंग कभी प्रोवाइड नहीं करता, ये क्या करता है, जितने भी अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, या फिर ऐसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो गए, या फिर स्मॉल जो सोसाइटीज़ होती हैं या ट्रस्ट होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, उनको लोन देता है, स्मॉल बैंक को लोन देता है, कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। ठीक है, ये RRBs को भी लोन प्रोवाइड करता है। सो स्मॉल बिजनेसेस के लिए, ठीक है, ताकि जो माइक्रो और स्मॉल जो बिजनेस है वो सेटअप किए जा सकें। डायरेक्ट लैंडिंग नहीं करता, ठीक है, एंटरप्रेन्योर को डायरेक्ट पैसा नहीं देता। नाउ अब मुद्रा बैंक में जाकर डायरेक्टली लोन नहीं ले सकते। ठीक है, आप लोग मुद्रा बैंक क्या है, मुद्रा बैंक जैसे एपेक्स बॉडी काम करते हैं ना, वैसे ही काम कर रहा है, डायरेक्ट आप डील नहीं कर सकते इससे। नेक्स्ट है मुद्रा लोन्स विल बी अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर। ये बिल्कुल ही गलत है, एग्रीकल्चर के लिए तो है ही नहीं लोन। ठीक है, तो एग्रीकल्चर वाला बिल्कुल गलत है। बाकी यहाँ पे जो मेनली लोन दिया जाता है बिजनेस पर्पस के लिए, ठीक है, जो स्मॉल कॉटेज वगैरह इंडस्ट्रीज हैं, ये सब चीज़ें उनके लिए। तो ये दोनों स्टेटमेंट, ठीक है, गलत है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, नाबार्ड प्रोवाइड रीफाइनेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। अब ये पूछा है कि नाबार्ड किन किन इंस्टीट्यूशंस को लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में, मतलब रूरल डेवलपमेंट, जो रूरल बैंकिंग सिस्टम है उसमें एपेक्स है, वो क्या है, नाबार्ड एपेक्स है। ठीक, तो किन किन को लोन प्रोवाइड करता है, दैट्स क्वेश्चन। ठीक, कॉमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक, सो अगर ज़्यादा सोचने का टाइम है तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, हम लोग चलते हैं राइट आंसर की तरफ। ठीक, तो ये सभी चीज़ों को, ठीक है, जो नाबार्ड लोन प्रोवाइड करता है सभी चीज़ों को, ठीक, कॉमर्शियल बैंकों को भी, RRBs को भी, कोऑपरेटिव्स को भी और NBFCs को भी। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन का क्या है, इन्फ्लेशन का उल्टा है रिफ्लेशन। ठीक है, मतलब जो डिफ्लेशन की सिचुएशन में प्राइजेस को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, वो है। सो ऑफ द इकोनॉमी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, रिफ्लेशन कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। तो गवर्नमेंट इसमें क्या करती है, डेलिबरेटली प्राइजेस को, मनी सप्लाई को इंक्रीज करने की सोचती है। ठीक है, चाहे मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, चाहे फिजिकल पॉलिसी के थ्रू। सो इट इज रिलेटेड विथ
3 ऑप्शन दिए हमें किस किस से रिलेटेड है। ठीक, तो हिंट आपको मिल गया है, बहुत बड़ा हिंट मिल गया है कि फिजिकल मेजर्स और मॉनेटरी मेजर्स दोनों ही यूज करते हैं फॉर इंक्रीजिंग मनी सप्लाई। ठीक है, सो फिजिकल स्टिमुलेंट्स टू एक्सपेंड आउटपुट, करेक्ट है। इट ट्राइज टू कर्व इफेक्ट ऑफ डिफ्लेशन। ठीक है, डिफ्लेशन जो है उसको इंक्रीज, मतलब जो प्राइस बिल्कुल लो हो गए थे उसको थोड़ा इंक्रीज करना है, बिल्कुल ठीक है। मॉनेटरी स्टिमुलस बाय रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, सो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, द टर्म यूरो करेंसी। ठीक है, यूरो करेंसी, यूरो बैंक, यूरो डॉलर, ये सब चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, इंटर रिलेटेड है। ठीक है, यूरो करेंसी अगर आप पढ़ोगे तो उसमें सभी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक, तो यूरो बैंक, ठीक है, या फिर यूरो करेंसी किससे डील करता है। ठीक, माइंड में स्टक कर गया होगा आपके जो राइट आंसर है। सो राइट आंसर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द मार्केट वेयर द बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑफ करेंसीज टेक प्लेस आउटसाइड द कंट्री ऑफ इशू। ठीक है, मतलब अदर कंट्री में टेक प्लेस होती है, सेम कंट्री में नहीं होती। ठीक है, यूरो बैंक, सेम यूरो डॉलर। ठीक है, और भी जो यूरो का कॉन्सेप्ट पढ़ लेना एक बार, तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी। ठीक है, सो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और ये चारों ही ऑप्शन, ठीक है, ये वर्क करती हैं अपनी लॉजिस्टिक या ट्रेड के लिए। जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस है इसमें भी हम लोग ट्रेड को ही मेजर करते हैं। सो राइट आंसर की तरफ चलते हैं। इट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक है, स्पेशली जो कंट्रीज ट्रेडिंग है, ठीक है, ट्रेडिंग को स्मूथ बनाने के लिए या फिर ट्रेडिंग को थोड़ा बढ़ावा देने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज के, ठीक है, उसके लिए। तो इंडिया का 2018 में इसमें 44th रैंक था। ठीक है, दैट इज लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। अभी जो रिसेंट वो है, थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा कि रिसेंट अभी क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कॉन्सेप्ट फिलिप कर्व काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ मिस मत करिएगा। ठीक है, एक ISLM कॉन्सेप्ट हो गया और उतनी ही रिलेवेंसी है फिलिप कर्व की भी। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है और एक क्वेश्चन वहां से भी पूछता है। ठीक है, तो नंबर 1 कह रहा है इट इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक, माइंड में स्टक कर गया होगा क्योंकि इतना इतना कॉमन टॉपिक है कि सभी को पता है। ठीक है, क्योंकि मास्टर लेवल पे ये इसकी अच्छी स्टडी हम लोग करते ही हैं। सो करेक्ट है एंजल्स लॉ, दैट मीन एंजल कर्व हम जिसको बोलते हैं, दैट इज ऑब्जर्व दैट इनकम राइजेस प्रपोर्शन ऑफ द इनकम स्पेंड ऑन फूड फॉल्स। जैसे इनकम बढ़ता है तो हमारा कंजप्शन, जो कंजप्शन फूड के लिए है, ठीक है, वो कम होता है। नेसेसरी गुड्स के लिए कंजप्शन कम हो जाता है। दैट इज एंजल्स लॉ, है या नहीं है। ठीक है, तो क्या राइट आंसर होना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो बोथ थर्ड वन इज करेक्ट, जिसका भी थर्ड है बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, दैट इज 11th क्वेश्चन नंबर। एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी, मतलब ये QTM की थ्योरी है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से उठाया हुआ है QTM की थ्योरी में से। ठीक, सो इन द क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक सिस्टम व्हेन इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ मनी देन इट विल लीड टू। ठीक है, जैसे ही क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज होगा या सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होगा तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू QTM थ्योरी। ठीक है, क्लासिकल की QTM। ठीक, थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिए फिर हम लोग राइट आंसर की तरफ मूव करते हैं। ठीक, सो नंबर 1 प्राइस इंक्रीज इन प्राइस लेवल। तो यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है सप्लाई ऑफ मनी और प्राइस लेवल का, डायरेक्ट रिलेशन है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल। जैसे सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगा फर्स्ट इफेक्ट पड़ेगा प्राइस के ऊपर जो इंक्रीज होंगे, बिल्कुल ठीक है। नो चेंज इन प्राइस गलत है। लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट डू नॉट चेंज। ठीक है, लेवल ऑफ आउटपुट और जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट आउटपुट बिल्कुल गलत है। ठीक है, और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन, तो हम लोग अगर राइट आंसर देखें हैं तो 1 and 3, दैट डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बट कि केंज का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा उल्टा है। ठीक है, केंज कहता है कि यहाँ पे सप्लाई ऑफ मनी और प्राइस का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। केंज कहते हैं जैसे सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगा तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो एक्टिव रोल कौन प्ले कर रहा है, सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज का सीधा इफेक्ट पड़ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो क्या होगा, फॉल डाउन होगा। प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो होंगी वो बढ़ेंगी।
ठीक है, इनकम बढ़ेगी लोगों की, और इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और अगर डिमांड बढ़ेगी इकोनॉमी में तो प्राइसेस क्या होंगे, फिर बढ़ेंगे। लेकिन बात तो वही हुई, लेकिन केंज ने बोला डायरेक्ट प्राइस इंक्रीज नहीं होंगे, अब ये फैक्टर भी बीच में आएंगे, ठीक, जो क्लासिकल ने इग्नोर कर दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। दो प्रोडक्शन फंक्शन मेन इंपॉर्टेंट है, एक CES और दूसरा कॉप डॉगलस। तो कॉप डॉगलस के अकॉर्डिंग कौन सा एजम्पशंस कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन का स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक। तो अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा। तो राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सो इट इज़ अ लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन, करेक्ट है। सो इट इज़ शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन, रॉन्ग। इट इज़ बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग रिटर्न, रॉन्ग। इट इज़ बेस्ड ऑन कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल। और उसके बाद आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू फैक्टर आर कॉन्स्टेंट, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ए और डी, दैट मीन्स बी जिसका आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ठीक है। 4 कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, स्लस्की, एरो, लियोन्टिफ एंड डेंसिंग। फटाफट मैचअप करेंगे क्योंकि ज़्यादा ये डिफिकल्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जितने भी पॉइंट है ना इनको इंडिविजुअल पढ़ लेना। इंडिविजुअली यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको श्योर मिलेंगे, 100% श्योर है, ठीक है। 4 क्वेश्चन है, चारों ही सुपर श्योर टॉपिक है। सो स्लस्की का मॉडल आप लोग पढ़ते हो, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। हिग्स का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट करते हैं, उसके साथ साथ हम लोग ये भी पढ़ते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस। एरो का मॉडल CES प्रोडक्शन फंक्शन, और इसके साथ और भी इकोनॉमिस्ट जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्मैक मॉडल, स्मैक, सोलो, मिनहाज, एरो एंड कैनरी, ठीक है। लियोन्टिफ का मॉडल जो है इनपुट आउटपुट मॉडल, एंड डेंजिंग दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड, ठीक। सो मैच करते हैं, फर्स्ट का 3, सेकंड का 4, दैट इज फर्स्ट का 3, सेकंड का 4, तो दूसरा जो ऑप्शन है करेक्ट नजर आ रहा है, ठीक। सो आई होप कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, तो चलें आगे। ठीक, क्योंकि बोर अगर थोड़ा बोरिंग आएगी तो थोड़ा सा स्टडी और दैट इज मोनोटोनस हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। अभी ये NFHS 5 भी आ चुका है, ठीक है। NFHS 5 की रिपोर्ट आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा इंटरनेट पे। चलिए, सो TFR IMR, अंडर 5 IMR, और उसके बाद इंस्टीट्यूशनल बर्थ, ठीक है। चार चीज़ें पूछी हुई हैं, और जो सोशल इंडिकेटर्स हैं ना वो अच्छे से कर लेना, IMR, MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये सब कर लेना, न्यूनेटल रेट्स, इस टाइप के क्वेश्चन सोशल इंडिकेटर से एक क्वेश्चन आता है, ठीक। चलिए राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। TFR 2.2, IMR 41, और अंडर 5 IMR 50, और इंस्टीट्यूशनल बर्थ 79। अब एक प्री एजम्पशन लेके हम लोग चल रहे हैं कि आप लोगों को सबको पता है कि TFR क्या है, IMR क्या है, इंस्टीट्यूशनल बर्थ क्या है, ये, ठीक। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट इज 1, फिर उसके बाद 4, दैट 1 एंड 4, देन 2 एंड देन 3। सो दूसरे जो सेकंड जिसका भी आंसर है करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कुछ इवेंट है इंडियन इकोनॉमी के, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी में क्रोनोलॉजी इस टाइप की आएगी ही आएगी, ठीक। चलिए, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, इंट्रोडक्शन ऑफ रोलिंग प्लान, प्लान हॉलीडे, इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रेटजी, ठीक। अगर एक या दो भी आपको मिल जाते हैं तो बाकी आंसर आपका खुद ब खुद बन जाएगा, ठीक है। सो रिमूवल ऑफ पॉवर्टी 1971, लेकिन 1971 में अनाउंस ही हुआ था, लेकिन 1974-75 तक इम्प्लीमेंट हुआ था, ठीक है। 5th 5 ईयर प्लान में इसको इम्प्लीमेंट किया था, 5th 5 ईयर प्लान, और 1971 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और इम्प्लीमेंट होते होते 1974-1975 तक हो गया था, ठीक। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन रोलिंग प्लान गिवन बाय होम, ठीक है। रोलिंग प्लान किसने दिया, ये भी आता है 1978। उसके बाद नेक्स्ट है प्लान हॉलीडे। सो प्लान हॉलीडे 1966, और इंक्लूसिव स्ट्रेटजी 2007 से 11 तक, ठीक है। 11th 5 ईयर प्लान। अब क्रोनोलॉजी सेट कर लीजिए खुद। सो सबसे पहले जो हैपनिंग हुई है वो हुआ है आपका 1966, दैट इज C। उसके बाद 1971 रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, दैट इज CA, ठीक है। उसके बाद B एंड D। सो थर्ड ऑप्शन जिसका भी है बिल्कुल करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 17,
अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगेन ये वाला क्वेश्चन मनी एंड बैंकिंग से जुड़ा हुआ है। सो इसमें आईडीबीआई, एक्सिम बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, तो लेवल ऑफ प्रिपरेशन अच्छी है, तो ये क्वेश्चन 10 to 15 सेकंड में सॉल्व आउट हो जाना चाहिए। जो क्रोनोलॉजी है ना इसकी 10 to 15 सेकंड में सॉल्व आउट हो जानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बड़े लेवल का क्वेश्चन नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है। सो अगर डेट से याद है तो डेट से मेंशन कर दीजिएगा। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं डेट वाइज। सो आईडीबीआई 1964, उसके एक्सिम बैंक 1980, उसके बाद स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक 1990 एंड आरआरबी 1975। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी के हिसाब से सबसे पहले आता है फर्स्ट, फिर आता है फोर्थ, एंड फिर सेकंड, एंड फिर थर्ड। ठीक है, जो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। एज पर सेंसस 2011 रैंक द फॉलोइंग स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सेक्स रेशियोज। ठीक है, जो डिफरेंट सेक्स रेशियोज हैं उनको बताना है। ठीक है, जिसका ज़्यादा सेक्स रेशियो है उसको अपर, और जो कम सेक्स रेशियो है उसको नीचे। तो तमिलनाडु, यूपी, हरियाणा एंड पंजाब। ठीक, तो सेक्स रेशियो में अगर आपको थोड़ा सा एक आइडिया भी है कि किसका ज़्यादा है सेक्स रेशियो, किसका कम है, तब भी आप लोग आइडेंटिफाई कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बड़े इजी दिए हुए हैं, जैसे हरियाणा है एंड पंजाब है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमने लिया हुआ है। तो हरियाणा आपको पता है कि लास्ट में आएगा। ठीक, और उसके बाद पंजाब आता है। ठीक है, और यूपी और तमिलनाडु थोड़े से अप है। एक बार देख लेते हैं इनका क्रोनोलॉजी। तो 996, ठीक है, सेक्स रेशियो तमिलनाडु, और यूपी में है 912। ठीक है, हरियाणा में थोड़ा सा लो है, दैट इज 890, दैट इज 879। ठीक है, और 897 या 895 दैट इज पंजाब। ठीक है, सो अभी सेट कर लो। नंबर 1 तमिलनाडु ए, एंड नेक्स्ट वन इज यूपी, दैट इज बी, एंड उसके बाद डी, एंड उसके बाद सी। ठीक है, जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो वो आरबीआई से रिलेटेड है, आरबीआई के जो रेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग, और ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक, अकॉर्डिंग टू दियर मैग्नीट्यूड ये सेट करना है। एक बार फिर समझ लो कि जो रेट कम रेट है उसको आपने पहले रखना है, और जो ज़्यादा रेट है उनको आपने बाद में रखना है। ठीक, तो अगर वीडियो थोड़ा सा आपको थोड़ा क्वेश्चन समझना है तो वीडियो को पॉज कर लेना। सो जो सबसे पहले आता है वो आता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, अगर हम अभी के सिनेरियो में देखें तो 3.35 रिवर्स रेपो रेट है। उसके बाद आता है रेपो रेट, और रेपो रेट जो है अभी 4%, और मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी रेट, ठीक है, ये है अभी बैंक रेट के बराबर 4.25, और SLR अभी है 18%। तो ये ठीक है, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट अगेन बैंकिंग से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन बैंकिंग से ही जुड़ा हुआ है। सो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, रीजनल रूरल बैंक्स, ICICI बैंक और IRDA। ठीक है, RRB तो रिपीट हो गया अभी। सो क्रोनोलॉजी काफ़ी इजी लेवल की है। चलिए आंसर हम लोग देखते हैं एक बार। सो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, अगर आपको डेट पता है तो डेट ही मेंशन कर दीजिएगा। सो डेट इसकी जो है 1997। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 1975, और ICICI बैंक एक बार थोड़ा मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा ध्यान देना, ये ICICI नहीं है ओनली, ICICI तो 1955 में सेटअप हुआ था, ये ICICI बैंक है। ठीक है, तो ICICI बैंक कब सेटअप हुआ था, बैंक जुड़ा हुआ है तो बैंकिंग फैसिलिटी इन्होंने प्रोवाइड करनी शुरू की थी, जो इनकॉर्पोरेशन दैट इज 1994। ठीक है, 1994 से बैंकिंग सर्विसेज। सो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA 2000। ठीक है, अब क्रोनोलॉजी सेट कर लीजिए कि क्या आंसर इसका बनेगा। ठीक, सो जो फर्स्ट में है, फर्स्ट में आएगा आपका RRBs। ठीक है, सेकंड, उसके बाद आएगा थर्ड, दैट इज सेकंड, देन थर्ड, देन फर्स्ट, एंड देन फोर्थ। ठीक है, तो ICICI बैंक में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको, तो ICICI 1955 और ICICI बैंक 1994। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा मॉडिफाइड क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाइड है, जो लास्ट टाइम आया था सेम सेम नहीं है। ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ सेम है, लेकिन ये जो डॉट है ना, ये
सिर्फ यही चेंज है, और ये प्राइस लाइन ही चेंज है बस। ठीक, सो आफ्टर चेंज इन प्राइस फ्रॉम पी क्यू टू पी क्यू डैश, ठीक है, प्राइस पहले कितना था, पी क्यू था, अब पी क्यू डैश हो गया, ठीक है। सो एंड कंज्यूमर कम्स टू इक्विलिब्रियम एट पॉइंट बी, ठीक है, तो कंज्यूमर का नया इक्विलिब्रियम बन गया बी पॉइंट पे इंस्टेड ऑफ पॉइंट ए। देन व्हाट इज द ट्रू अबाउट पोटैटोज, ठीक है, पोटैटोज के लिए क्या ठीक है। सो सबसे पहले ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पोटैटोज का प्राइस बढ़ा है या कम हुआ है। ठीक है, पोटैटोज का प्राइस क्या हुआ है, प्राइस कम हुआ, प्राइस ज़्यादा या कम। ठीक है, पहले इसको समझो, सब चीज़ें अपने आप समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो पोटैटोज का प्राइस क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, क्योंकि इंक्रीज होने से जब प्राइस लाइन है शिफ्ट कहाँ कर जाएगा, बैकवर्ड। ठीक है, तो न्यू प्राइस लाइन, ठीक है, तो बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, मतलब आप कम खरीद सकता है वो कमोडिटी। ठीक है, लेकिन पहले तो वो इतना क्वांटिटी खरीद रहा था इस पॉइंट पे, ये वाला, ठीक है, इतनी ओ क्यू तकरीबन, अगर हम नया आइडिया लगाएं तो इतना लेवल का वो परचेज कर रहा था, ठीक है, पोटैटो। लेकिन क्या हुआ, जब पोटैटो का प्राइस इंक्रीज हुआ तो क्या उसकी डिमांड बढ़ी या कम हुई, ठीक है, तो डिमांड बढ़ी। ठीक है, पोटैटोज का प्राइस, जो पोटैटोज का प्राइस बढ़ने के साथ साथ, अभी टमाटोज का हम लोग बात नहीं कर रहे, ठीक है, पोटैटोज का यहाँ पे डिमांड बढ़ गई, प्राइस के बढ़ने के बाद भी उसकी डिमांड बढ़ी, तो कौन से गुड्स हुए, ठीक है, प्राइस बढ़ा और यहाँ डिमांड बढ़ी, तो पॉजिटिव रिलेशन किस में होता है, ठीक है, सो गिवन गुड्स, सो गिवन गुड्स करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, सो सप्लाई कर्व प्रोड्यूसर की और डिमांड कर्व कंज्यूमर की, और बीच में गवर्नमेंट ने टैक्स इंपोज कर लिया जिससे प्राइस हो गए इंक्रीज। ठीक है, जिससे प्राइस हो जाते हैं इंक्रीज, पहले ही प्राइस इक्विलिब्रियम पे थे ई पॉइंट पे, अब प्राइस हो गया ये वाला प्राइस, ठीक है, नया प्राइस हो गया है। तो डेड वेट लॉस कितना होगा, ठीक है, डेड वेट लॉस, ठीक है, एक बार कमेंट करना एक बार, डेड वेट लॉस एक करेक्टरिस्टिक्स है, मेन फीचर है कौन से कॉम्पिटिटिव मार्केट का, ठीक है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक या ओलिगोपोली। ठीक, किस मार्केट में डेड वेट लॉस, ठीक है, अकर होता है बेसिकली। ठीक, तो डेड वेट लॉस का मतलब सम पार्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड सम पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम जो लॉस है। ठीक है, तो दोनों का लॉस है, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला एरिया, ठीक, सो कंज्यूमर का लॉस प्लस प्रोड्यूसर का लॉस, इन दोनों से बनता है डेड वेट लॉस, और स्पेशल फीचर है मोनोपोली का। ठीक, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, और एचडी मॉडल से थोड़ा मैथमेटिकल कई बार आता है। सो इन द एचडी ग्रोथ मॉडल, what is the rate of growth in a closed economy with APC, that is C upon Y is 3:4 and change in K and change in Y is 3। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आए तो उनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए स्टेटमेंट में बोल क्या रहा है। तो APC सबसे पहले क्या है, APC, और जो चेंज इन K अपन चेंज इन Y है इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो। ठीक है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो। और उसके बाद सबसे पहले निकालो ग्रोथ रेट। ठीक है, सबसे पहले निकालो रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी। तो ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी का भी यहाँ पे एक फॉर्मूला है, दैट इज APS अपॉन इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो। ठीक, तो यहाँ पे APS हमारे पास सिर्फ क्या है, APC है। ठीक है, तो APS कैसे निकलता है, सो 1 माइनस APC, तो ये अंडरस्टूड है। सो 1 माइनस APC करेंगे हम लोग, दैट इज 1 माइनस 3/4। ठीक है, सो 4 इसको करेंगे, दैट इज 4 माइनस 3, दैट इज 1/4। ठीक है, तो APS की वैल्यू कितनी आई, 1/4। तो यहाँ पे 1/4 और इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो कितना है, 3। ठीक है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो 3, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, दैट इज 1/4 3 12, दैट इज 1/12। ठीक है, तो ये हो जाता है 0.083, और इसको हम लोग अगर, ठीक है, इसको मॉडिफाइड वे में करें तो ये 8.33 बिल्कुल करेक्ट जाता है। ठीक, सो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आएंगे तो एक बार थोड़ा सा प्रोसेस देख लेना। एचडी मॉडल की जो आपको फॉरेन ऑथर्स मिलेंगे ना, फॉरेन ऑथर्स, उनमें ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, और इंडियन ऑथर में मे भी थोड़ा सा कम है एक्सप्लेनेशन मैथमेटिकल। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग फाइनेंस कमीशन इन इंडिया। ठीक है, फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आते हैं बहुत बार। सो फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 280 एंड द प्रोविजन ऑफ ग्रांट्स एंड एड्स
to the state to provided under Article 275 and N.K. Singh was the chairman of 15th Finance Commission. ठीक, तो इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज फोर्थ वन ABC। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25th। The ridge lines are the locus point of isopoints where marginal product of one of the factor is। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एक फैक्टर की कितनी होती है रिज लाइंस में? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एक फैक्टर की हो जाती है तो आंसर अपना पोस्ट करिएगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एक फैक्टर की हो जाएगी 0। ठीक, तो 0 इज करेक्ट। सो ये 25 क्वेश्चंस थे, कुछ इजी क्वेश्चंस थे, कुछ टिपिकल क्वेश्चंस थे, कुछ न्यू क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो देखिएगा आप अपने कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं। ठीक है, सो अपनी लेवल ऑफ प्रिपरेशन जारी रखिएगा। अभी डिस्ट्रैक्ट, ठीक है, पेपर होंगे नहीं होंगे उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए, पेपर डेफिनेटली होने वाले हैं, तो ये बात को बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दीजिए। ये पेपर नहीं होंगे या फिर डिले होंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अपने टाइम में, ठीक है, जो निर्धारित टाइम है उसमें एग्जाम होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इस बार अपने लेवल ऑफ प्रिपरेशन अच्छी रखिएगा, क्योंकि जो ओवरऑल आपका जो एक फ़र्क आने वाला है, ठीक है, वो आता है फ़र्क हमेशा 2 to 4 क्वेश्चंस का। ठीक है, आपका पासिंग और फेलियर में सिर्फ 2 से 4 क्वेश्चन का ही फर्क रहता है, बाकी सभी में इतना पोटेंशियल है कि वो पासिंग मार्क्स के लिए अटेन कर लेते हैं, लेकिन 2 से 4 मार्क्स में ज़्यादा बच्चों का ये क्वालिफाई होते होते रह जाता है। ठीक है, जो अब तक की स्टोरी देखी है। ठीक, सो अगर अब तक अभी आप वीडियो देख रहे हो तो मान के ये चलो कि आप लोग थोड़ा सा सीरियस कैंडिडेट हो, तभी आप लोग इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ और अपनी लेवल ऑफ प्रिपरेशन जारी रखिए। ठीक, थैंक यू सो मच।